हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो सब पढ़ लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। तो बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन तक बता दिया था। आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है बट जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए बेटा। और वो क्या है, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, टाइटल पे देख लिया होगा, ड्रैगो रूल एंड बेंट रूल। तो चलो हम जानते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है ये। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखो तुम बेटा, क्या था कि मैंने यहाँ पर लिखा NH3 लिखा। तुमसे कहा गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका, sp3 होगा और इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ PH3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तुम कहो सर ये तो सेम होगा ना। बिल्कुल, इसमें भी तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक H, दूसरा H, तीसरा H और एक लोन पेयर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सेम हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कितना बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 होगा। यही तो कहोगे तुम। ये तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बट इसमें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। इसी रीज़न का नाम है बेटा ड्रैगो रूल। अब समझो ये क्या था। क्या था ड्रैगो रूल। बेटा क्या होता है ड्रैगो रूल, जल्दी बताओ। तुम्हें नहीं पता तो अब सुनो ध्यान से। ये क्या था, ये था, इफ सेंट्रल एटम is belong to third period or below in periodic table, then hybridization will not take place. Then hybridization will not take place if electronegativity of surrounding atom is less than कितना 2.5 is less than 2.5। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपका सेंट्रल एटम तीसरे पीरियड का है या तीसरे पीरियड से नीचे का है और उसमें जो सराउंडिंग एटम है, जो टर्मिनल एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो वहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगो रूल। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेटा, लोन पेयर ऑक्युपाई, जैसे हमने यहाँ देखा था। इसको देखो ध्यान से बेटा, ये लिख लिया, ये रब कर दें। चलो ये रब कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट अब इसमें देखो क्या कहा गया। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल दी थी मैंने, एग्जाम्पल क्या दी थी, एग्जाम्पल कुछ आपकी ये थी। हमने यहाँ पर लिखा था आपका NH3 था। अब यहाँ पर जब ये NH3 था तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, तो ये आपका लोन पेयर हो गया, ये H हो गए, ये H। तो यहाँ पर ये भी किस में था, sp3 में था। बॉन्ड भी किस में बना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना। बॉन्ड एंगल कितना था इसका बेटा, 107 था। लेकिन जब मैंने फॉस्फोरस का बनाया PH3 तो अब मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने तुमसे कहा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो लोन पेयर कहां पर आएगा, लोन पेयर आएगा एस ऑर्बिटल में, याद रखो ये यहां पर लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यहां पर लोन पेयर किसमें है, एस ऑर्बिटल में। और बॉन्ड का बनना है बेटा अप्रोक्सीमेट प्योर, यहां लिख दे रहे हैं बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर प्योर p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल। और जो प्योर p ऑर्बिटल होते हैं ना वो कौन से होते हैं, px py pz, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, लोन पेयर की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका 94 होता है। लेकिन बात याद रखो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 90 होगा। और लोन पेयर कहां पर आएगा जल्दी बताओ, लोन पेयर आएगा प्योर एस ऑर्बिटल में। बॉन्ड कहां बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे प्योर p ऑर्बिटल में। आ गई बात समझ में। तो दोनों में काफी डिफरेंस था, लेकिन दोनों एक ही पीरियड के हाइड्राइड थे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ठीक है बेटा, लिख लो, ये पूछ लेना क्वेश्चन जाके, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ तुम्हारे जैसे होशियार बच्चों को पता होता है। अब देखो, जैसे हमने बात करी बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा NH3, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड। नाइट्रोजन की फैमिली में और कौन होता है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। ठीक है बेटा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या था ना, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तो मेटल होता है, तो उससे तो मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है बेटा, क्या था ये आपका SbH3, SbH3, क्लियर। ऐसे ही देखो, यहाँ पर हमने यहाँ लिखा H2O, ये लिखा मैंने H2S, ये लिखा बेटा मैंने H2Se, ये लिखा मैंने H2Te। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलोरियम। इतनी बात आई समझ में। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो दो एलिमेंट, ये जो दो हैं, इनका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, इसका भी कितना है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था ना इसका, मैं अगर बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ वो कितना था, 107 था। और इसका बॉन्ड एंगल कितना था, इसका बॉन्ड एंगल था 104.5 बता रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 6 मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा ड्रैगो मॉलिक्यूल। कौन सा, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। और ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 94, इसका 92, इसका 91, इसका आपका कितना होता है, 92, 91, 90। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट इन सब का बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल कितना था बेटा, बॉन्ड एंगल था इनका कितना, जल्दी बताओ, बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में बनना है, लिख लो ये चीज। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में बनेंगे और लोन पेयर भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में आएगा, क्लियर। छापो इसको फटाफट। हाँ तो बेटा देखो, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन pH3 हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस व्हाइल इन PF3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। तो इसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसको तुम एक्सप्लेन करोगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगो रूल। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 while इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4 बता रखा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा, 2.1 है, फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। फिर क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल इफ सेंट्रल एटम इज बिलोंग टू थर्ड पीरियड। अब सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, फास्फोरस है, और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू थर्ड पीरियड, देन हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस ओनली when electronegativity of terminal atom is 2.5 और हायर। और हमने आपको अभी बताया था ड्रैगो रूल में कि अगर
अगर आपका टर्म सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या उसके बाद का है तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तब होगा जब सराउंडिंग एटम की, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन की कितनी थी? कम थी। यही रीज़न है कि pH3 हाइब्रिडाइज नहीं होता, लेकिन PF3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता है। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो इसको। हाँ तो बेटा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी बता सकते हो। देखो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, S की एनर्जी कम है, P की एनर्जी ज्यादा है, S की एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, P की एनर्जी कम होती है और दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या, उसमें कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है और बाद में वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर अगर P है तुम्हारा, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास P है और एक S है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है आपका बेटा? वो है 600 किलो जूल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? देखो फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस कैसा है, सॉरी फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फास्फोरस पे क्या आ जाएगा बेटा? फास्फोरस पे 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज कम होता है। तुम जानते हो, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कैटाइन का साइज छोटा होता है एटम से, ऐसे ही यहाँ पर कैटाइन तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका साइज कम हो गया। साइज कम हो गया तो यहाँ पर जो डिफरेंस था एनर्जी का वो 300 से कम होके वो 600 से काफ़ी कम हो गया डिफरेंस। और ये डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस, ये इतना एनर्जी डिफरेंस आराम से रूम टेम्परेचर पे भी आपको इतनी एनर्जी मिल सकती है हाइब्रिडाइज होने के लिए। बट इसमें क्या रखा? इन pH3 अबाउट 600 किलो जूल मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हाइब्रिडाइज एटम। इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें 600 से कम चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। रीजन मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था? साइज छोटा था, एनर्जी कम चाहिए थी। ठीक है, कम एनर्जी। यहाँ पर क्या हो गया? साइज इसका अच्छा खासा डिफरेंस था साइज में, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। पूरी उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा इसका, और पहले वाला भी समझ में आ गया होगा। दोनों में से कुछ भी लिख दो, आंसर तुम्हारा कंप्लीट है। ठीक है बेटा, छापो इसको भी। बेटा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में आएगा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? द फॉर्मेशन ऑफ pH4 पॉजिटिव इज वेरी डिफिकल्ट बट द फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इजियर देन pH4 पॉजिटिव। ठीक है, क्या कहा गया कि ये बहुत मुश्किल से बनता है, ये आराम से बन जाता है। फिर क्या कहा गया आपका? NH3 इज स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन pH3। फिर क्या कहा गया आपका? द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ NH3 इज हायर देन pH3। ये सब एक से क्वेश्चन है, सबका आंसर सेम है। अब मेरी तरफ देखो ध्यान से, बिल्कुल मेरी तरफ देखते रहो, निगाहें हटाने की जरूरत नहीं है, समझे? हमने यहाँ क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा बेटा NH3। क्या लिखा? NH3। ठीक है, और मैंने ये जानता हूँ कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? sp3 होता है, और यहाँ पर लोन पेयर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं या नहीं होते हैं, अभी बताया ना। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पर तुम्हारे पास है H+ के पास खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? H+ को अपना लोन पेयर दे देगा, H+ को अपना लोन पेयर दे देगा। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास खाली जगह है, तो इसकी मदद कर देगा, और मदद करके ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा NH4+। बात समझ में आई? अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर को डोनेट करके NH4+ बना लेगा। क्लियर? सेम कहानी किसकी थी? सेम इसका था। यहाँ पर मेरे पास ध्यान से देखो, तुम क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने। अब सेम क्या था बेटा? फास्फोरस का था। फास्फोरस के केस में हमने क्या देखा था? फास्फोरस था आपका PHH, यहाँ पर लोन पेयर था। ठीक है ना बेटा? अब हमने ये देखा था यहाँ पर जो लोन पेयर है ये किसमें है? प्योर s ऑर्बिटल में है।
ठीक है, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। s क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा, ठीक है ना। पहले s फिर p, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp आ जाता है, तो s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। और जब ये लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है बेटा, तो ये H प्लस को अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच्ड हैं, ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं। तो यहां पर जब PH4 बनेगा तो यहां पर प्योर s ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि इजीली डोनेट नहीं कर सकता। और यहां पर कौन सा देगा, sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर है जो इजीली दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो सारी कहानी यही थी कि यहां पर लोन पेयर टेंडेंसी मुश्किल थी, यहां पर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी आसान थी। दोबारा सुनो, यहां पर क्या कहा गया आपका, इन NH3 night lone pair is present in sp3 hybrid orbital, whereas in PH3 lone pair is present in pure s orbital, और lone pair donation tendency is higher in PH3। ठीक है, यही रीजन है कि वो NH4 बना लेता है और ये PH4 बना लेता है। क्लियर। और वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो अपना लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है, वो होता है लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस। कौन होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। अब कौन जल्दी करेगा डोनेट, ये जल्दी डोनेट करेगा ना, तो ये स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, ये वीकर लुईस बेस है। आगे बात समझ में, ये स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है और ये वीकर लुईस बेस। और जो लुईस बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। लुईस बेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इसने लोन पेयर जल्दी डोनेट किया, ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, तो ये अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। ये इसने लोन पेयर बहुत देर में डोनेट किया, वीक लुईस बेस, तो क्या करेगा, ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देर से बनाएगा या नहीं बनाएगा। आ गई यहां तक बात समझ में, कोनो दिक्कत तो नहीं तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं बेटा, क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने बोला था वो लिख लेना, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं बेंट रूल। बेंट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें IIT मेंस, एडवांस, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये आपका NCERT में नहीं है। लेकिन आप खास तौर से यहाँ ध्यान दें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलो अब समझते हैं कि होता क्या है ये। सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, पहले इसका स्टेटमेंट देख लें, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, लोन पेयर, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम प्रिफर टू स्टे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर, कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहां जाना चाहेगा, लोन पेयर वहां जाना चाहेगा जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास है, और जब न्यूक्लियस के पास है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो लोन पेयर है, वो अपने न्यूक्लियस के पास ही जाना चाहेंगे। आई बात समझ में। सेकंड देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रिफर टू स्टे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो वो वहां जाएगा जहां पर क्या होगा, एस कैरेक्टर कम होगा। अब इन चीजों को अच्छे से समझ लो तुम, स्टेटमेंट से कुछ खास समझ में आया नहीं होगा तुम्हारे। अब सुनो बेटा, जैसे हम बात करें, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है क्या, sp3d। अब ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बेटा, ये दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बनता है, किससे, sp2 प्लस pd, याद रखो pz और dz स्क्वायर। बताया था ना आपको, sp3 जो है वो दो से मिलकर बनता है, sp2 एंड pz dz स्क्वायर। अब तुम इसका स्ट्रक्चर जानते हो कैसा था। अगर सपोज ये कोई आपका सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा, स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये मेरे पास कोई एटम है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, फॉस्फोरस की जगह कोई एलिमेंट ले लिया X, तो मेरे बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही तो था, यही तो था स्ट्रक्चर sp3d का। कैसा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हमने क्या बोल दिया था, इक्वेटोरियल बॉन्ड थे ये। और ये क्या थे बेटा, तीन, ये थे आपके एक्सियल बॉन्ड, बताया था ना। शेप क्या था इसका, शेप था ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। ये तो था बेटा, इतना तो बताया था आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो तीन हैं, ये जो तीन एक ट्राइंगल में लगे हैं, तीन जो ट्राइंगल में लगे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये जो लीनियर है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? pd। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए मैंने थोड़ी मोटे मोटे बनाए हैं, ठीक है। इसमें स्फेरिकल कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ना के बराबर है, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या करा है, इसमें थिकनेस कम रखी है, बल्कीनेस कम रखी है। ऐसे ही ये होता है। अब सुनो मेरी बात, ये कहा गया अब अगर लोन पेयर है, अगर इस सेंट्रल एटम का लोन पेयर है, तो वो कहां पर आना पसंद करेगा? लोन पेयर वहां आना पसंद करेगा जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा है। लोन पेयर कभी भी इस पे नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ड्रैगो रूल ये कहता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, और मेनली किसकी लिए हम बात करते हैं? sp3d के लिए, तो लोन पेयर कहां आएगा? जहां पर क्या होगा बेटा? एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इक्वेटोरियल में। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो बॉन्ड बनाएगा इससे, वो कहां आएगा? वो आपका आएगा कहां पर बेटा? वो आएगा किसके अंदर? एक्सियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन में एस कैरेक्टर तो ना की बराबर है, ठीक है। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पे तो आएगा नहीं, रिपेल करेगा। तो यही रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां आएगा जिसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। आई बात समझ में? इसमें एस कैरेक्टर नहीं है, मतलब इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन ऑर्बिटल से, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहीं क्या आएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके बॉन्ड बना लेगा। क्यों? अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता तो वो रिपेल करता, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती। बात आई समझ में? और इसकी एग्जाम्पल देखो, अभी तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। ये रब कर दे बेटा, कर दे रहे हैं, तुमसे क्या पूछना। इसको जितना तुम समझ लोगे तुम्हारे लिए फायदे में रहेगा। अब तुम्हें ये दो स्टेटमेंट तो समझ में आ गए होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो ध्यान से। हमने क्या करा? हमने यहाँ पर लिखा PCl5। हमने PCl5, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता है, सिखा रखा है। अब PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा इस टाइप से, ठीक है ना बेटा? ये PCl5 होगा तुम्हारा। तो समझो इस चीज को। अब यहां पर आपका ये हो गया इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, तो बेटा देखो ध्यान से क्या था यहाँ पर। कहानी कुछ ऐसी थी, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, ये भी Cl, पांचों Cl थे ना, पांचों Cl थे। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड था बेटा। और ये भी क्या था आपका? एक्सियल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये भी एक्सियल बॉन्ड था, ठीक है। इसमें तो कोई बात नहीं, सब एक से। इसके अंदर सारे सेंट्रल एटम सेम थे, तो यहाँ तो एक्सियल पे भी Cl आया और इक्वेटोरियल पे भी क्या आया? Cl आया। और हम जानते हैं कि एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इक्वेटोरियल वाले से, ही बता रखी थी पहले भी। लेकिन अगर मैंने PCl, अब समझ में आ जाएगी बात अच्छे से, PCl3F2 लिया। क्या लिया बेटा? PCl3F2। अब तुमसे पूछा जा रहा है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तुमने अगर इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया, तुमने अगर इसका स्ट्रक्चर ये बनाया है, अगर तुमने इसका स्ट्रक्चर बेटा ये बनाया है, तो तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। काट दो इसको, तुम गलत हो बिल्कुल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे ये कहा, क्या कहा? कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल पे आएगा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहाँ गया आपका? क्या कहा मैंने? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे आएगा, ठीक है। बोलने में गलती हो जाए तो समझ जाना तुम, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे आएगा बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा एक्सियल पे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे आएगा? आपका इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये नहीं होके स्ट्रक्चर इसका ये होगा। अगर ये स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? आपका डायपोल मोमेंट 0 आएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? ये मॉलिक्यूल है आपका नॉन पोलर। ट्राइंगल वाले इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। समझ गए बेटा? बहुत अच्छी बात है। चलो और देखो तुम एग्जाम्पल।
अब खुद बनाना इसका, जो मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर खुद बना के दिखाओ बेटा मुझे। जैसे समझो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा आपका PCl2F3। जल्दी बनाओ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तुम क्या समझते हो। देखो फॉस्फोरस बनेगा तो वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर तुमने ऐसे बनाया है कि यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ऐसे बनाया है ना बेटा, तो बिल्कुल गलत, नहीं बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, देखो इधर। और जिन बच्चों ने ऐसे बनाया है तो वो तो बहुत होशियार बच्चे हैं, उनका तो कुछ कहने ही नहीं। ठीक है बेटा, अगर आपने ऐसे बनाया है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करा, फ्लोरीन आपने यहाँ लगाया, फ्लोरीन आपने यहाँ लगाया, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पे आएगा। अब एक और है तो क्या करो, वो तो यहीं लगेगा, फिर यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना बेटा, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर इसका गलत है। इसके अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल पोलर होता है। ठीक है बेटा, पूछा जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, तो ये पोलर है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है। क्यों है ये, अभी तुम्हें क्या बताया, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पे आएगा। पहले एक्सियल पे लगाओगे, उसके बाद देखो क्या कहानी बनती है। ठीक है बेटा, लिख लिया, ये बहुत खुशी की बात। और देखो तुम ध्यान से, अब हमने यहाँ पर लिखा बेटा, क्या लिखा हमने लिखा यहाँ पर SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा, तुम जानते हो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d, पीछे बता रखा है आपको। तो देखो सल्फर बनाओ एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है ना बेटा। अब क्या कहा मैंने आपसे ये कहा, यहाँ फ्लोरीन लगाओ, यहाँ फ्लोरीन लगाओ, यहाँ फ्लोरीन लगाओ, यहाँ फ्लोरीन लगाओ। और जो लोन पेयर है वो कहाँ आएगा बेटा, लोन पेयर कहाँ पर आएगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल में तो आएगा। ठीक है ना बेटा, लोन पेयर किस में आ गया, इक्वेटोरियल में। लोन पेयर को यहाँ नहीं लगा सकते थे, और शेप क्या बन गया इसका, सीसॉ बन गया। समझ गए। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ लिखा SF2Cl2, इसको बनाना है तुम्हें, तो क्या करोगे, इसका भी तुम बना के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो, sp3d आएगा। तो क्या करना है तुम्हें, देखो ध्यान से, यही तो होगा, चारों ऑर्बिटल इसके। अब हुआ क्या, यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ आएगा, एक्सियल पे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, लोन पेयर आ जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। अब ये तुम्हारी समझ में आ रहा होगा बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है और ये देखना है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कौन सी एक्सियल पोजीशन है, कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा ClF3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपको बता चुके हैं, sp3d आएगा। तो बनाओ Cl, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ये सेम बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक्सियल पे F आ गया, यहाँ पर F आ गया, फिर एक बचा तो वो भी यहाँ पर आ गया, और 2 लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गए। समझ गए बेटा, क्या शेप बन गया इसका, जल्दी बताओ, इसका शेप क्या बन गया बेटा, टी शेप। ठीक है ना, लोन पेयर कहाँ पर आए, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आए, और फ्लोरीन कहाँ आया, एक्सियल पे आया। क्लियर। ऐसे ही देखो बेटा, हमने यहाँ पर लिखा XeF2, इसको भी तुम देखो, XeF2 में क्या देखा मैंने, Xe था यहाँ पर, इसमें 3 लोन पेयर आएंगे, तो यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर F आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है तो वीडियोस को देखो मेरी, जहाँ मैंने सिखाया है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहाँ आएगा, वो आएगा किस पे आएगा, वो आएगा एक्सियल पे, और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बनाओ इसको फटाफट। और तुम्हें कुछ एग्जांपल देते हैं बेटा, तुम्हें बनाना है XeO2F2। देखो ध्यान से, अब क्या था आपका XeO2F2, ये अब कर दें, कर दिया। चलो अब XeO2F2 का बना के दिखाओ, खुद बनाओ XeO2F2। इसका भी जब तुम Xe का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3d आएगा।
सिखा रखा है निकालना कैसे है। तो तुम्हें क्या करना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये, एक ये। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहाँ आएगा, वो तो आएगा कहाँ पर, एक्सियल पे। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल पे। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। एक यहाँ रह जाएगा लोन पेयर। बन गया। था क्या, कुछ नहीं था इसके अंदर। आ गया ना समझ में, शाबाश। लिख लो इसको फटाफट, और तुम्हें एक आध बात और बताते हैं। लिख लिया ये, चलो बहुत खुशी की बात। अब मेरे बेटा जी, मैंने आपको जब PCl5 लिखवाया था ना, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था Cl Cl Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl। ये दो क्या थे, एक्सियल थे। ये क्या था, इक्वेटोरियल 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 थे ना बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, हमने क्या देखा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड, या PCl एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन किससे बेटा, इज ग्रेटर देन PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड बताया था ना, बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। अब हम देखो इसके बाद, अब मैंने यहां पर लिख दिया, अगर आपका, अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैंने कुछ यहां पर तुम्हें ये लिख दिया, इस कंपाउंड को देखो, हमने लिखा PCl3F2 PCl3F2, तो यहां पर फास्फोरस बनाओगे बीच में, अभी तुम्हें बताया था, यहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब तुम मुझे बताओ, इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या इक्वेटोरियल। तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल से। गलत, मैंने इन PCl5 बताया था। अब देखो ये बड़ा एटम है, ये क्या है आपका, ये एटम बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ये छोटा है तो ये पास से जाके बॉन्ड बना लेगा। तो याद रखो, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी लगा हो। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो। समझ गए बात, शेर बन गया ये तो। क्लियर हो गई। तो यहां पर सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ इन PCl3F2, बॉन्ड लेंथ ऑफ PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन किससे, PF एक्सियल बॉन्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ गई क्यों, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ Cl। क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। लिखो इसको फटाफट, शाबाश। अब नेक्स्ट हम बात करें PF5 की। अब PF5 की कहानी भी सुन लो बेटा। ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुक में तुम्हें नहीं मिलने वाली। यहाँ क्या लिखा हमने, यहाँ लिखा हमने PF5। क्या लिखा बेटा, PF5। अब PF5 बना दो तुम। बना दिया सर हमने, बना दिया, आपसे पहले बना दिया है ना बेटा। तो ये बन गया आपका PF5। कोनो दिक्कत आपको नहीं ना, बिल्कुल सही। अब बताओ इसके अंदर किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, एक्सियल की या इक्वेटोरियल की। ये भी एक्सियल थे, ये भी एक्सियल थे, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। अब बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, जल्दी बताओ बेटा। क्या कहा, एक्सियल की ज़्यादा है, इक्वेटोरियल की कम है। गलत जवाब। क्या है सही जवाब, इन PF5 बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल PF बॉन्ड आर इक्वल, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। क्यों, ड्यू टू सूडो बैरी रोटेशन। ठीक है बेटा, ड्यू टू सूडो बैरी रोटेशन। यहां पर ये सब पास होंगे,
कभी ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, कभी ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये रोटेट करते रहेंगे और रोटेट करके इनके अंदर ऑलमोस्ट सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो बैरी रोटेशन। बातें बुक में नहीं मिलने वाली, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, समझ में आ गई यहाँ तक, कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ बेल्ट रूल। बेल्ट रूल तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बेल्ट रूल को और कहाँ लगा सकते हैं वो समझो। देखो अभी तक जो हमने बेल्ट रूल की एप्लीकेशन बताई थी वो किसमें बताई थी आपको, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। अब और देखो ये कहाँ कहाँ लग सकता है और ये क्या कहता है। ठीक है बेटा, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो जरा। मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी x परसेंटेज के। बताई थी ना मैंने कि जिसमें s की परसेंटेज ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसमें s की परसेंटेज कम है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि यहाँ पर मैंने अगर आपका CH4 लिखा और यहाँ पर मैंने CH2 लिखा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कितना था बेटा, sp3, इसका कितना था, sp2। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर s करेक्टर 33.3% था और यहाँ कितना था बेटा 55 यहाँ पर कितना था बेटा 25%। 4 ऑर्बिटल में से एक s था तो यहाँ कितना था 25%, यहाँ कितना था 33.3%। तो जहाँ पर s करेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इतना बताया था ना मैंने, जल्दी बताओ, बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एस करेक्टर ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका एस करेक्टर भी कम होगा। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एस करेक्टर ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी एस करेक्टर कम। अब सुनो ध्यान से, जब भी कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता है किसी भी बॉन्ड से, किसी भी ऑर्बिटल में, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऑर्बिटल में लगा तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो वो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा देगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और जब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो मतलब उस ऑर्बिटल का एस करेक्टर कम हो गया। और जब उस ऑर्बिटल का एस करेक्टर कम होगा तो रिमेनिंग ऑर्बिटल का एस करेक्टर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि टोटल तो वही रहने वाला है, sp3 या sp2 या sp, हाइब्रिडाइजेशन टोटल तो कांस्टेंट रहेगा, बट जिस ऑर्बिटल से वो बॉन्ड लगेगा, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करेगा, उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी मतलब एस करेक्टर डिक्रीज और रिमेनिंग ऑर्बिटल में एस करेक्टर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? यही कहता है आपका बेंट रूल। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉट ओनली प्रिफर्ड टू स्टे इन द ऑर्बिटल हैविंग लेस एस करेक्टर but it also decrease the s character in that orbital and increase the s character in remaining orbital। बताया था आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां जाएगा जहां पर एस करेक्टर कम है, लेकिन ये वहां जाके भी चैन से नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, उसका एस करेक्टर को और कम करेगा और दूसरे के एस करेक्टर को बढ़ा देगा। समझ गए बेटा? अब इसकी एग्जांपल्स तुम्हारे पास समझ में आएगी ये, लेकिन अब एक चीज उससे पहले और सुन लो तुम ध्यान से। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने बनाया आपका ये है S, ठीक है बेटा। S का शेप कैसे होता है बेटा, S का शेप होता है तुम्हारा स्फेरिकल और P का शेप कैसा होता है बेटा, डम्बल शेप होता है। अब तुम अगर यहां पर बॉन्ड एंगल देखोगे बेटा तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आएगा, बॉन्ड एंगल S का ज्यादा आएगा ना। आगे बात समझ में? S कैसा है, खाते पीते खानदान का है, बड़ा है, तो S का बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। P का बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, P का बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल कम आएगा। तो ये बात मेरे समझ में आ गई कि जितना ज्यादा S करेक्टर उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा।
बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एस करेक्टर। एस परसेंटेज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, एस परसेंटेज कम है तो बॉन्ड एंगल कम है। क्लियर? अब सुनो, अगर एस परसेंटेज ज्यादा है, अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के पास होगा, होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है। अगर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस की परसेंटेज ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के पास होगा, और जब वो न्यूक्लियस के पास होगा तो मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना न्यूक्लियस के पास उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। आ गई बात समझ में? ये भी चलो बहुत अच्छी बात। और जितनी कम बॉन्ड लेंथ है, जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने? जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बी एस क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। आगे बात समझ में? तो ये तीनों चीजें एस करेक्टर पे रिलेट करती हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखो इस पे जरा समझने के लिए। ये लिख लो फटाफट, छाप लो इसको। छाप लिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा बेटा? हमने यहां पर लिखा हुआ है एक सी एच 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 एच। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3 होगा। अब मैंने क्या करा बेटा? यहां पर मैंने H हटा के लगा दिया F H H H। ठीक है, आगे बात समझ में? या चलो मैंने यहां तो H ही लगाया, मैंने क्या करा? यहां पर मैंने F लगा दिया। चलो एक और F लगा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, मैंने F लगा दिया। क्लियर है? अगर ये बॉन्ड लेंथ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि A और B में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो तुम जरा। पहले तुम इसको समझो जरा। यहां पर सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं और इन सब का बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल इनका होता है 109.5। सारे बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 109.5 है। ठीक है बेटा, और सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है। अब मेरी बात पे खास ध्यान दो तुम। क्या ध्यान देना था? अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और क्या करेगा? जहां पर ये लगा हुआ है, जिस ऑर्बिटल में ये लगा हुआ है, इसका एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। मैंने ये तो बताया, जिस ऑर्बिटल में ये लगा हुआ है क्या करेगा? उसके एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा? एस कैरेक्टर डिक्रीज। यहां पर भी क्या हुआ आपका? एस कैरेक्टर डिक्रीज। और जब यहां पर एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो रिमेनिंग में क्या होगा? रिमेनिंग में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये बात खास तौर से सुन लो, गार्ड बांध लो इस बात को। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जहां लगा होगा वहां पर एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा? एस कैरेक्टर बढ़ गया। और जब एस कैरेक्टर बढ़ा, जब यहाँ पर एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ बेटा? एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ही क्या होगा? न्यूक्लियस के पास में होगा, और न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो हमने क्या देखा? ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी बी से। ठीक है, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी लगेगा तो उसकी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, रिमेनिंग की बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? वो घटा देगा। अब मैं अगर कंपेयर करता हूं इसको, मैं इसको लिखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सी। यहाँ क्या लिखा बेटा? यहाँ पर मैंने लिखा सी, और यहाँ लिखा मैंने क्या? इसको मैंने डाल दिया डी। अब सी और डी में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? इसको लिख लो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी लगेगा वो क्या करेगा? एस कैरेक्टर को घटाएगा, और जब एस कैरेक्टर घटेगा तो क्या होगा? तो होगा ये एस कैरेक्टर घटा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। तो यहाँ पर सी और डी में डी ज्यादा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको लिख लो। मैंने क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जहां लगेगा वहां की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और दूसरी की बॉन्ड लेंथ घटेगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब सुनो, अब अगर मैं इनकी बात करता हूं, इसकी, ये थीटा था, ये थीटा 1 था, ये थीटा, चलो उसको दोबारा लिख देते हैं। ए बी और सी डी क्लियर हो गया आपके? इतनी बात आ गई ना, इसको बार बार देखो, तुम्हारे समझ में सब आ जाएगा। होशियार बच्चे हो तुम, सब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको दोबारा लिख दिया। यहाँ लिखा मैंने सी
यहाँ लिखा मैंने H, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा F, यहाँ लिखा F। अब सुनो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है तो क्या करेगा ये S करेक्टर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। और जब S करेक्टर डिक्रीज होगा, जब S करेक्टर यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका S करेक्टर डिक्रीज, S करेक्टर डिक्रीज तो बल्कीनेस डिक्रीज, ठीक है, बल्कीनेस डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो θ1 ये θ2 था, ये θ1 था, तो बेटा यहाँ क्या हो गया आपका बॉन्ड एंगल S करेक्टर डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज, S करेक्टर डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका θ1 ज़्यादा था θ2 से। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताओ, आई या नहीं आई? नहीं आई, दोबारा सुन लो फिर ये क्या कहा मैंने। अब यहाँ पर S करेक्टर घटा, ठीक है ना, कैसे घटा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा तो बल्कीनेस कम हो गई। जब बल्कीनेस कम हो गई तो ये क्या हो गया, ये ऑर्बिटल पतला हो गया। जब पतला हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जब ये यहाँ पर ये पतला हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। पतला हो गया तो बॉन्ड एंगल कम, मोटा रहता तो बॉन्ड एंगल क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा S करेक्टर, जितना S करेक्टर कम हो गया, S करेक्टर कम हो गया तो क्या हो गया, बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। क्लियर है, लिखो इसको बेटा। इन क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा जा रहा है ए और बी में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या किसकी कम है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या था आपका, ये दोनों तो सेम बन गए, यहाँ पर हमारा H था, यहाँ पर भी H था, ठीक है। अब इधर देखो बेटा ध्यान से, यहाँ फ्लोरीन है, जब फ्लोरीन लग गया तो वैसे मैंने तुम्हें नॉर्मली बता दिया, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा तो जहां लगेगा वहां की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और दूसरे की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये बात मुझे नॉर्मली समझ में आ गई कि ए ज्यादा है बी से, सिंपल सी बात, ऐसे भी समझ में मुझे आती है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना है, तो क्या था, यहाँ पर S करेक्टर कम हुआ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ आपका S करेक्टर बढ़ गया, और जब S करेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए बी की बॉन्ड लेंथ ए से कम थी, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ Cl, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा आपका S करेक्टर ज़्यादा घटेगा, और जब S करेक्टर यहाँ ज़्यादा डिक्रीज होगा तो यहाँ पर S करेक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जब ज़्यादा S करेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका A B से ज़्यादा है। आगे बात समझ में, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात तुम्हें याद रखनी है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो ये ज़्यादा है, ये कम है, और दूसरे की क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, शाबाश, बनाओ इसको फटाफट, लिखो इसको, ठीक है। इन क्वेश्चन को करो बेटा खुद ध्यान से, 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर H लगा हुआ है, वहां पर F लगा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ A और B में, चलो यहाँ मैं C और D लिख दे रहा हूँ, ये C है, ये D है। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो पहले मैं C और D की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, D ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, बॉन्ड लेंथ यहाँ की बढ़ेगी, अंदर की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपका A B से ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। अब देखो पहले इसको कंपेयर करो C और D, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी लगेगा, जहां भी लगेगा वहां की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, D की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और जब उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो अंदर वाले ऑर्बिटल की, अंदर वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो A और B में B की कम है, A की ज्यादा है। इतनी सिंपल बातें हैं, तुम्हारे समझ में आ रही होंगी सब, ठीक है बेटा। ये रब कर दे, चलो कर दिया रब, बहुत खुशी की बात अगर तुम्हारे सब समझ में आ रहा है तो। और देखो ध्यान से, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो अगर हो तो। अब देखो ये तुम्हें कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर ये H अल्कीन इथीन दिया गया। अब तुमने एक दिया गया, ये तुम्हें H, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, ये F और ये F। अब तुमसे कहा जा रहा है ये क्या है, अल्फा, ये है बीटा। अब तुम्हें अल्फा बीटा बताना है, अल्फा बीटा में कौन ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। अब तुम सुनो ध्यान से बेटा, समझने वाली बात है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब लग गया, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा,
एस इंक्रीज हो गया, एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और जब एस करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, एस करेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब लग गया तो एस करेक्टर डिक्रीज। और जब एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड लेंथ भी तो डिक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल भी तो डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो जहां पर एस करेक्टर कम है वहां पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसका मतलब अल्फा आपका ज्यादा होगा, बीटा कम होगा। ठीक है, यही रीजन है, अल्फा जो होता है वो 120 होता है और बीटा क्या होता है 114। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी लगेगा उसके रिस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो उसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। लिख लो, बैंड रूल की एप्लीकेशन भी तुम्हें बता दिए, सब कुछ बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बार बार देखो, एक बार देखने से ये समझ में नहीं आने वाला। लिख लो इसको फटाफट। बेटा आपके बैंड रूल समझ में आ गया, आपके ड्रैगो रूल समझ में आ गया, और बैंड रूल के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल और ये सब थे वो आपके समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपके नीट में, मेंस में, एडवांस में, एएमयू बीटेक में, हर जगह इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझो ध्यान से। तो सबसे पहली बात मैं इसके अंदर करूंगा किसकी, पहले हम बात करेंगे कंपाउंड हैविंग, compounds having different hybridization, ठीक है बेटा? तो ध्यान से देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये देखना है कि बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एस करेक्टर के। जितना ज्यादा एस परसेंटेज उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH4, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हमने, CH4, फिर हमने यहाँ पर लिखा आपका BF3, देन फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने BeCl2 या CO2, BeCl2 या फिर CO2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कितना था, वो था sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था बेटा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp था। तो s की परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ परसेंटेज 25% थी, यहाँ 33.3% और यहाँ 50%। दो में से एक s था तो 50% s था। तो पूछा जाए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा था, तो आप जानते हो बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है 109.5, इसका होता है 120 और इसका होता है 180। ठीक है ना बेटा? तो जितना ज्यादा है इसकी परसेंटेज उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम है, ऐसे ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब सेकंड पे आते हैं हम। पहले तो समझ में आ गया कि जितना ज्यादा है इसकी परसेंटेज उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड एंगल। अब सेकंड टाइप की कंपाउंड देखते हैं। सेकंड टाइप की कंपाउंड है आपके कंपाउंड having same hybridization, compound having same hybridization but different लोन पेयर। कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट लोन पेयर क्या है, लोन पेयर डिफरेंट है। तो इस केस में कहानी क्या बनेगी बेटा, इस केस में कहानी बनेगी बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा, CH4, ये हमने यहाँ लिखा CH4। हाइब्रिडाइजेशन क्या था इसका बेटा, हाइब्रिडाइजेशन था इसका sp3। बॉन्ड एंगल कितना था 109.5। ऐसे ही मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने NH3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, इसका भी sp3 था। बॉन्ड एंगल कितना था 107। और यहाँ लिखा मैंने आपका H2O। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, वो भी सेम था बिल्कुल, क्या था sp3।
बॉन्ड एंगल कितना था 104.5। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन आपके लोन पेयर डिफरेंट है तो जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। बात आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है, लिखो चलो इसको भी कॉपी कर लिया, बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली कहानी पे आते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम लोन पेयर, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम लोन पेयर, सेम लोन पेयर बट डिफरेंट टर्मिनल एटम, डिफरेंट टर्मिनल एटम, ये चलो डिफरेंट सेंट्रल एटम कर दे रहे हैं पहले, डिफरेंट सेंट्रल एटम, डिफरेंट सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा, अब इसको समझो ध्यान से, इधर ध्यान दो तुम। डिफरेंट सेंट्रल एटम था तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां पर लिखा मैंने NH3, क्या लिखा है यहां पर, हमने लिख दिया NH3 लिख दिया, और यहां क्या लिखा मैंने PH3 लिखा। ठीक है बेटा, ASH3 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार, ये सब हाइड्राइड हैं 15 ग्रुप के, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। क्लियर बेटा। अब इसमें देखो बॉन्ड एंगल कितना था, इसमें था आपका 107, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था आपका, वो था 94, यहां बॉन्ड एंगल था 92, यहाँ बॉन्ड एंगल था 91। और वैसे भी आप जानते हो ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होगा, तो इसको हटा भी दो हाइब्रिडाइजेशन को, तब भी कोई बात नहीं है। बट हमने क्या देखना है कि देखो बॉन्ड पेयर सेम है, लोन पेयर सेम है, टर्मिनल एटम सेम है, सिर्फ यहाँ अलग क्या है सेंट्रल एटम। तो इस केस में क्या देखा हमने कि जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज क्यों हो रहा है। डिक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। आगे बात समझ में, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम बॉन्ड एंगल। क्लियर, इसको भी लिख लो। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट कहानी क्या है समझो उस चीज को। सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर, ठीक है, बट डिफरेंट, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर, सेम सेंट्रल एटम, सेम सेंट्रल एटम, सेम सेंट्रल एटम बट डिफरेंट लोन पेयर। अब अगर लोन पेयर डिफरेंट है तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। अगर मैं यहां बात करता हूं किसकी बेटा, यहां लिखा मैंने NF3, यहां लिखा मैंने NCl3, यहां लिखा मैंने NBr3, यहां लिखा क्या NI3। तो बेटा समझो जिसमें टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल क्या है इसका ज्यादा है। लेकिन इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स के अलावा साइज भी कर सकते हो, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। अगर क्या कहा मैंने, अगर आपका सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको क्या देखना है, टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा, टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, साइज ऑफ टर्मिनल एटम क्या हुआ, साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीज, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये आज का,
मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देखा होगा, लंबा लेक्चर था, पूरा देखना चाहिए तुम्हें, बार बार देखना चाहिए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेटा एक बात और याद रखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बेटा, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए अब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। ठीक।